अच्छा, हम एमडीकेट के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट बोर्ड्स में, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आए। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज अ रिवर्स ऑफ डैश प्रोसेस। अब किस प्रोसेस का हाइड्रोलिसिस रिवर्स है? मैं हाइड्रोलिसिस का आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दूँ, हाइड्रोलिसिस होता क्या है। हाइड्रोलिसिस में किसी बड़े मॉलिक्यूल को, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर का एडिशन अगर कर दें तो वो टूट जाता है दो छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये है हाइड्रोलिसिस। अगर इसका हम रिवर्स करें, कैसे कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हमने अब तो मिला के, ये छोटे दो मॉलिक्यूल्स में बना लिए, मिला के हमने बनाना है बड़ा मॉलिक्यूल, इसमें से हम वाटर को निकालना पड़ेगा, इसको कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, ये है हाइड्रोलिसिस, ये है कंडेंसेशन। ठीक है, तो किस प्रोसेस का रिवर्स है? कंडेंसेशन का रिवर्स है। हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू इट्स मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ। ये तो अभी हमने देखा है कि किस चीज़ के एडिशन से हम इसको तोड़ रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल के छोटे मॉलिक्यूल्स में वाटर के एडिशन से तोड़ रहे हैं। और हाइड्रो का वर्ड वैसे भी वाटर के लिए यूज़ होता है, तो हाइड्रो का मतलब वाटर और लाइसिस का मतलब तोड़ना, तो वाटर की मदद से किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वर्ड का। 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कौन सा तीसरा आप जो मॉलिक्यूल पढ़ते हैं वो होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 तरह के फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगला आ गया द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। अब कौन कौन से दिए हैं इन्होंने? सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और मैग्नीज। मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए थोड़ा विजुलाइज करा दूँ ताकि आसानी हो जाए। देखें, सबसे पहले है ज़्यादा 65% ऑक्सीजन होती है, उसके बाद 18.5% जो है वो कार्बन है, 9.5% जो है वो हाइड्रोजन है और 3.5% क्या है आपके पास नाइट्रोजन है। तो अब 18.5% जो है वो कार्बन आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो कार्बन हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो है कार्बन। अगला है एक वाटर हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट एंड एनिमल्स। अच्छा, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन वो है, ऐसी हम हीट दें कि लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर दें या वेपर्स में कन्वर्ट कर दें, ऐसी हीट हम प्रोवाइड करें। अब कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पे ये प्रोसेस हो। मतलब क्या कि हमें हीट बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि हम लिक्विड से गैस में जा सकें ज़्यादा हीट की मदद से। इसका मतलब ये है क्वेश्चन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, ये प्रॉपर्टी कैसे हेल्पफुल हो सकती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो अब ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। ऐसा नहीं है, ठीक है, वाटर वेपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स है तो ज़्यादा लार्ज हीट जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी लार्ज जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है नो कूलिंग इफेक्ट विद रिलीज ऑफ इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ऐसा नहीं है, आपको पता है एवेपोरेशन जो होती है, अगर ये कंटेनर है, इससे ये पानी है सारा, अगर इससे वाटर वेपर उड़ जाए ऊपर वाले तो क्या आता है, एवेपोरेशन के रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट आता है, तो ये भी गलत है। अगला क्या है, इट विल कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई। नहीं, ऐसा नहीं है। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने बताया, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा हीट चाहिए लिक्विड से गैस में जाने में, कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई कोई इससे रेलिवेंट नहीं बन रहा है। अगला ऑप्शन क्या है, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। ये सही है बिल्कुल। क्यों? देखें, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जा रही है, अगर मैं ये बनाऊँ कंटेनर, इससे ऊपर से सुपरफिशियल लेयर जो है वाटर की वो सिर्फ एवेपोरेट हो रही है। ठीक है, तो कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर गया। तो मैंने बताया हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, बहुत ज़्यादा वेपराइजेशन हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, गैस बन के अभी उड़ गया, एवेपोरेट हो गया। ठीक है, जब गैस बन के एवेपोरेट हो चुकी है ये चीज़, तो मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा एनर्जी पहले रिक्वायर्ड थी लिक्विड से गैस में जाने के लिए, अब वो एनर्जी जो है एवेपोरेट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो गई है। तो विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा, अगला क्या है, अगला हमारे पास है 287, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन्स। अच्छा, वाटर की कौन सी, ये सारी प्रॉपर्टी वाटर की हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है कि हम कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम का
1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दें वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अगला क्या है, अगला कोहेसिव एंड एडिशन फोर्सेज है। कोहेसिव फोर्सेज क्या है, अगर ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके आपस में फोर्सेज, और ये अगर ये किसी कंटेनर में है तो इनकी वाटर मॉलिक्यूल्स की इस कंटेनर की वॉल से फोर्सेज, तो वो क्या होंगी, एडिसिव फोर्सेज, और वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्सेज क्या होंगी, कोहेजन फोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आपको पता है वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। तो मैं ये एक ऑक्सीजन बना लेता हूँ और ये एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। सिमिलरली यहाँ पर नीचे एक और हम वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये उसकी ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इस जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से जो केमिकल अट्रैक्शन है वो कहला रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके बना दूँ, ये वाली। और ये वैसे हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से जो आपस में कनेक्शन है, आपस में जो बॉन्डिंग है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद होगा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर molecules to avoid H2O। मतलब क्या कि ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाटर से बच के रहना, वाटर से अवॉइड करना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का, मैं सारी चीज़ें मिटाता हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि इसकी ये हेड है और ये टेल्स हैं, ऐसे ये हेड है, ये टेल्स है। टेल्स अब होता है हाइड्रोफोबिक हैं, तो ये अंदर होती हैं वाटर से, ताकि अट्रैक्ट ना कर सकें वाटर से, इनका कोई वास्ता ना पड़े, अंदर की तरफ है। हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, तो ये बाहर होते हैं ताकि वाटर बाहर है, तो वाटर से ये आपस में कनेक्शन बना सकें। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हो रही है क्या, कि ये जो हाइड्रोफोबिक है, मतलब जो वाटर हीटिंग है, जो एंड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो वाटर से बचे हुए हैं, अंदर की तरफ है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है ये वाटर का ऐसा मैकेनिज्म है जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, ताकि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं उनका वाटर से वास्ता ही ना पड़े। वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ। अच्छा, अब वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि वाटर के पास पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है कि वाटर टूट जाता है H+ और OH- में, और वाटर का फॉर्मूला H2O, तो ये स्प्लिट होकर H+ OH- बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर की जो है सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हाई पोलैरिटी ये इसका आंसर है। ह्यूमन बोन सेल कंटेन -% ऑफ वाटर, ये याद करने वाला, ह्यूमन बोन सेल में 20% ऑफ वाटर होता है। नॉर्मली हम बॉडीज़ में जो है 70% वाटर होता है, बट बोन में 20% तक वाटर होता है। अगला है ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज। अच्छा, अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि लिक्विड से गैस में जाना, इसके लिए जो हीट चाहिए बहुत ज़्यादा है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब कह रहे हैं ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज। तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, बीइंग एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट नहीं, ये तो पोलैरिटी की वजह से तो ऊपर हमने देखा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है वो है कूलिंग एजेंट, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब थोड़ा सा वाटर लॉस हो, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो ये अगर कंटेनर इसकी सरफेस से वाटर लॉस हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी थी लिक्विड से गैस में जाने में, तो वो एनर्जी लॉस होगी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई, तो कूलिंग एजेंट बन गया। ठीक है, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले पढ़ा है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज एंड हाइड्रोलिसिस। अब होता क्या है कि हमारे पास जब भी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये क्या मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो बना लेता है सक्रोज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो बना लेगा माल्टोज। उसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे तो बना लेगा लैक्टोज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज एंड हाइड्रोलिसिस, मतलब इनको तोड़ा जाए तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज किससे निकलेगा, ये देखने सक्रोज जो था ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिला है, जब भी टूटेगा तो यही दे देगा, तो आपका आंसर हो गया सक्रोज। अच्छा, अगला सवाल है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल इट टू एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको टेम्परेचर स्टेबलाइजर बना रही है, वो वाटर की जो प्रॉपर्टी वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हाई है मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट चाहिए 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 8 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट जब मिलेगी तब जाके सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा। तो ये टेम्परेचर स्टेबलाइज करके रख रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जब दोगे बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर करेगी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का। इस वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइजर का जो कॉन्सेप्ट है वो हाई हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मेंटेन करके रखती है। अच्छा,
उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागनेस्टिक टू कंडेंसेशन। ये वही वाला सवाल है कि एंटागनेस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट। तो ऑपोजिट टू कंडेंसेशन जो हमने पहला सवाल देखा है वो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस नॉट हाइड्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है वाटर इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम। तो वाटर की जो अमाउंट है वो होती है, मैंने आपको ऊपर बताया 70 to 90% वाटर की अमाउंट है, बट बोन्स में हमने देखा कितनी है 20%। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है ये सारे पास पेपर के हैं, जैसे ये वाला सवाल हमने देखा तो एम टी कर 2014 का है, वो डी एच 22 का है। अच्छा, अगला है नंबर 295 हम देखते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप। अब मैं आपको सारे जो यहाँ पे मेंशन है मैं सबके स्ट्रक्चर आपके ऊपर बना के बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि सबके स्ट्रक्चर क्या है। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटो क्या होता है। एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H मिलता है, और कीटो ग्रुप ऐसे ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ रेडिकल हमें मिलेंगे। तो ग्लाइसिल एल्डिहाइड है एक आपके ऑप्शन में, तो इसमें मिलता है हमें ग्लाइसिल एल्डिहाइड का। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊँ तो हमें मिलेगा इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसी तरह हमें मिलेगा कार्बन एक तरफ OH, उसके बाद एक तरफ H और नीचे हमें मिलेगा CH2OH। तो यहाँ पर आपको देखें क्या मिल रहा है हमें, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो कीटो का पूछ रहे थे तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लूकोज में मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H पर कार्बन, या कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, ग्लूकोज में 6 होते हैं, 3 हो गए, ये 4 5 और ये 6। मैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इस तरफ OH होगा, यहाँ H होगा, और इसमें इस तरफ H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ इस तरफ OH होगा, यहाँ H होगा, और इस तरफ OH होगा, यहाँ H होगा, और यहाँ पर CH2OH होगा। यहाँ भी देखें क्या मिल रहा है हमें, एल्डिहाइड ग्रुप। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर मिलेगा CH2OH, और यहाँ भी हमें मिलेगा CH2OH। तो ये देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ रेडिकल हैं, तो ये क्या है, ये कीटो ग्रुप है। तो यही आपका एक्चुअली ऑप्शन है। अगला भी देखने था, अगला राइबोस दिया हुआ उन्होंने। राइबोस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये 5 कार्बन शुगर है, हर कोना जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कार्बन को। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ नीचे मिलेगा OH, उसके बाद नीचे मिलेगा OH, इसके बाद यहाँ ऊपर हाइड्रोजन, नीचे OH, और यहाँ पर हमें 5th कार्बन मिलता है CH2OH। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो कीटो ग्रुप हमें मिला कहाँ पर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। तो मैं आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ऑप्शन में आंसर हो गया। दी कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। तो MD का 2016 में पूछा गया। अब आपको पता है कि हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऐसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या, OH ग्रुप जो है वो मिलेंगे, और इसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये वाला ग्रुप मिलेगा, या तो कीटोन ग्रुप मिलेगा क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ R ग्रुप, रेडिकल ग्रुप, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैंने डायग्राम अटैच किया वो देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली डायग्राम थी कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस की, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। अच्छा देखें, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल रहा है, ये यहाँ से H आ रहा है, यहाँ से OH आ रहा है, और कंडेंसेशन होके क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और 2 ज्वाइन हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन से ये डायरेक्टली ज्वाइन हो गया। तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस का उल्टा हो जाएगा। अच्छा, उसकी डायग्राम अटैच नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। पॉलीहाइड्रोक्सी जैसे मैंने आपको बताया है कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत ज़्यादा OH ग्रुप तो अटैच होंगे, इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, जो मैंने आपको बताया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये वाला ग्रुप, या तो कीटोन ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R और दूसरी तरफ भी R। तो ये वाले ग्रुप अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी डेफिनेशन भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अब देख लें, आपके सामने है, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज़ हाई मोलिकुलर वेट एंड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब मोलिकुलर वेट उसका ज़्यादा है, और स्पेरिंग का मतलब बहुत लेस, कम सॉल्युबल इन वाटर है। कोई भी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो वो सॉल्युबल कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। कि पॉलीसेकेराइड का मोलिकुलर वेट तो सबसे ज़्यादा है। पॉलीसेकेराइड क्या है, बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिले तो मिल के पॉलीसेकेराइड बना देंगे, तो इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो जाएगा। जब भी मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल कम हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला सवाल एमडीकैट 2018 में पूछा गया। अगला सवाल है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द, ये पूछा गया आपसे एमडीकैट 2018 में, ऊपर एमडीकैट 2017 में था। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द, अब ये कैसे बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ये बनता है एक्चुअली वाटर से, ठीक है। इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होगी तो बन जाएगा। तो ये वही वाली डायग्राम दोबारा हम देखते हैं जब मैंने आपको पहले दिखाई है ये वाली, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है कंडेंसेशन से। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं ये पहले रेज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि यहाँ पर देखें, यहाँ का H रिमूव हो रहा है, यहाँ का OH रिमूव हो रहा है, और ये जो दोनों आपके पास मोनोसेक्राइड हैं ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ देखें ये नीचे दोनों मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं ये। तो ये क्या बन रहा है इनके दरमियान बन रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपसे पूछा गया कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बाय, मैंने आपको अभी बताया रिमूवल ऑफ वाटर से बन रहा है। अच्छा, इसके बाद है स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन ट्यूबर फ्रूट एंड ग्रेन्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। इंस्टेड एनिमल्स हैव सब्सटेंस स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल एज नोन एज। अच्छा, एनिमल्स में कौन सा स्टोर्ड सब्सटेंस है, ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ा है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। एनिमल्स का जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन में, लिवर मसल में होगा। बहुत ही सिंपल इजी MCQ है, एमडीकैट 2019 में पूछा गया। द कोवलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड इज कॉल्ड, अभी हमने देखा है इसको क्या कह रहे थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, जिसमें कंडेंसेशन से वाटर के रिमूवल से बन रहा है, और एमडीकैट 2019 में भी पूछा गया। इसके बाद है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। हमने ऊपर देखे थे कौन कौन से, मैं ऊपर ये आपको दिखा देता हूँ जो हमने लिखे हुए हैं, ये वाले सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है, डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये सारे क्या हैं, ये मोनोसेक्राइड है। तो अब ये पूछ रहे हैं नीचे कि डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल क्या है, तो डाइसेक्राइड में क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा डाइसेक्राइड में लैक्टोज, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है। उसके बाद है डैश इज स्टोर इन एनिमल सेल, ऊपर हमने देखा है कि एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन है, तो आसान है उसी भी। प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, अब सेलुलोज की प्योर फॉर्म क्या होती है, सेलुलोज से क्या क्या बनता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सेलुलोज से वुड, कॉटन, उसके बाद जूट, उसके बाद फ्लैक्स, उसके बाद हेमाय। तो इसमें कौन सी है, इसमें दिया हुआ है आपको कॉटन, ठीक है, तो कॉटन हो जाएगा आपका आंसर। C5H10O4 इज़ द फार्मूला ऑफ डैश, ये किसका फार्मूला है, C5H10O4, ये आपके पास फार्मूला है राइबोस का, डीऑक्सी राइबोस शुगर का। क्यों, देखें इसमें आप और करें, अगर होता है C5H10O5, ठीक है, तो हम कह देते कि ये हो सकता है राइबोस शुगर का, मगर इसमें क्या हुआ कि डीऑक्सी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन रिमूव किया गया, तो एक ऑक्सीजन रिमूव है, O5 की जगह O4 है, तो ये इसलिए डीऑक्सी राइबोस शुगर का फार्मूला है। मोनोसेक्राइड है द जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है जो बहुत बेसिक सा सवाल है, CnH2O पूरा ब्रैकेट H2O पर N, तो यहाँ पर देख लें CnH2O ये फार्मूला है। इसमें आप कोई भी कार्बन का नंबर रखेंगे, हाइड्रोजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर, और आप कोई भी मोनोसेक्राइड का फार्मूला निकाल सकते हैं इस फार्मूले से जरिए। डैश आर दी मेजर साइट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एनिमल सेल, ऊपर हमने देखा है मसल और लिवर होते हैं, यहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म जो है ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की, वो स्टोर होती है एनिमल्स में। इसके बाद आ गया काइटिन इज, काइटिन क्या है, काइटिन ऐसा एक मॉलिक्यूल है जो कि कवरिंग बनाता है, बहुत सारे एनिमल्स की एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो काइटिन एक्चुअली पॉलीसेक्राइड होता है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज तो पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, सक्रोज भी आपको पता है। अब यहाँ पे आप दो में फंस रहे होंगे, रैमनोज और लैक्टिक एसिड में। अब देखें मैंने आपको ऊपर बताया कि आप फार्मूला में रखें CnH2ON में फार्मूला में रखें, और जो इस पर फिट बैठेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम अगर इसमें रख दें, कार्बन इसमें 6 है तो C6, ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें है आपके पास 12 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने इसमें 5 है। तो अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब है CN का मतलब है कि जितने कार्बन होंगे और उतने ही ऑक्सीजन होने चाहिए, क्योंकि H2O ऑक्सीजन के साथ भी N है, तो एक कम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये डीऑक्सी होगा, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लिया गया, तो इसका कोई मसला नहीं है। और हाइड्रोजन डबल होने चाहिए, H2ON 2 है, ठीक है, तो कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल होने चाहिए, तो डबल है, तो ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है और डीऑक्सी फॉर्म में है। अगला देख लें, अगला है हमारे पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 6 है, बट हाइड्रोजन को
6 होना चाहिए था मगर 8 हैं, तो ये नहीं होगा, तो लैक्टिक एसिड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड, अच्छा स्टार्च जब टूटता है तो हमें देता है बहुत सारे माल्टोज। माल्टोज क्या है? माल्टोज ग्लूकोज के यूनिट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, तो माल्टोज इसका आंसर हो गया। ब्यूटारिक एसिड द डैश कार्बन फैटी एसिड। अच्छा अब जहाँ पर भी मैथ आएगा वो होगा 1, एथ होगा 2, प्रोप होगा 3, ब्यूट होगा 4, पेंट होगा 5 और हेक्स होगा तो 6। यहाँ ब्यूटारिक पूछ रहे हैं तो 4 वाला है, तो 4 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्सप्रेशन। हमेशा याद रखें जब भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता है तो ये एनर्जी देता है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपने हमेशा याद रखना है, बहुत ही बेसिक सा बहुत आसान सा सवाल है और यूजुअली पूछ लिया जाता है। देखिए ये भी 2020 में और 2022 में इस्लामाबाद फेडरल एमडीकेट में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट द स्वीटेस्ट अमंग ऑल। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो स्वीटेस्ट अमंग ऑल है हमेशा मोनोसेक्राइड होगा, क्योंकि मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट है और सिंगल यूनिट को टेस्ट बट आराम से पहचान लेते हैं। पॉलीसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड में ज़्यादा यूनिट्स हैं तो टेस्ट बट इसको रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगा। तो मोनोसेक्राइड क्या है? सिंपल यूनिट है, इसलिए स्वीटेस्ट अमंग ऑल है। राइबोज इज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन है राइबोज में और डेट कंटेन। अच्छा अब कह रहे हैं राइबोज में 5 कार्बन है और इसमें क्या होता है आपके पास, तो राइबोज में आपको वो मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप। अब राइबोज का मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखा देता हूँ, वो पता चल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर राइबोज का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। राइबोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसके साथ ये कार्बन OH, H लगा होगा, नीचे कार्बन OH, H लगा हुआ है, उसके बाद नीचे कार्बन OH H और नीचे कार्बन, यहाँ पर नीचे कार्बन होगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें H और नीचे OH। तो यहाँ देखिए हमें पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H होगा तो ये क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर वाला, ठीक है। तो राइबोज में क्या हमें मिला? एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद डायस्ट्रीज के दूसरे इसका नाम है अमाइलेज एक्टोन। आपको पता है कि जब डाइजेशन के चैप्टर पढ़ते हैं तो अमाइलेज को हम पढ़ते हैं कि माउथ में होता है और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो अमाइलेज किसी पे एक्ट करेगा? अमाइलेज हमारे पास स्टार्च पे एक्ट करेगा और स्टार्च पे एक्ट करके इसको तोड़ेगा। उसके बाद माल्टोज इज़ा, माल्टोज में ऊपर हमने पढ़ा है, ये भी माल्टोज क्या है? ये एक डाइसेक्राइड है। मैं आपको दोबारा ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें चक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसेक्राइड्स हैं। तो इसके आपको आइडिया होगा कि इसके सवाल कितने आ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट आसान सी चीज़ है और ये पूछ ली जाती है ज़्यादा। तो ये क्या है आपके पास? माल्टोज डाइसेक्राइड। अगला है सिंथेसिस ऑफ डाइसेक्राइड विद द कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म, ठीक है। 2 ग्लूकोज को जब हम ज्वाइन करेंगे, ऊपर भी हमने पढ़ा है कि जब 2 ग्लूकोज ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज। यहाँ देख लेते हैं दोबारा, जब भी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिला तो क्या बना? सक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला तो माल्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला और लैक्टोज। तो 2 ग्लूकोज मिलने तो क्या बन रहा है? माल्टोज बन रहा है, ये आ गया माल्टोज, ठीक है। अगला है मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच चेन हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट ज्वाइंड बाय। अच्छा अब मैं आपको सारे यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। अच्छा सबसे पहले माल्टोज की देख लेते हैं। माल्टोज में हमें मिलता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं GB से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूँ, आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद लैक्टोज देख लेते हैं। लैक्टोज क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद सक्रोज देख लेते हैं। सक्रोज में अल्फ़ा 1 बीटा अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद अमाइलोज में देख लेते हैं। अमाइलोज में है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद है अमाइलोपेक्टिन जो कि है ब्रांच 10, वो करेगा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब पता है माइलोज जो है स्टार्च का स्ट्रेट चेन होती है, ये जैसे स्ट्रेट चेन है। अमाइलोपेक्टिन क्या होगी? ब्रांच होगी, यहाँ से एक ब्रांच निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से ब्रांच निकल जाएगी। तो ब्रांच चेन क्या होती है? अमाइलोपेक्टिन। और माइलोज क्या है? स्ट्रेट चेन। अच्छा अब क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ माइलोज कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच चेन्स। मैंने बताया कि अनब्रांच होती है और हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट होते हैं और किससे ज्वाइन होते हैं? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अच्छा इसके बाद लास्ट MCQ देखते हैं।
लास्ट एमसीक्यू में क्या है, विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन दी हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम। अब प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम को मेंटेन करता है, तो ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये होगा आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सारे स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ, फिर हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स है। और इसमें हमारे पास क्या होगा, इसकी एग्जांपल इंसुलिन। इन एग्जांपल्स आपको याद करना ज़रूरी है, आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड्स की फोल्डिंग, ठीक है। और फोल्डिंग में हमें इसमें एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, एग्जाम्पल में हमें मिलेंगे केराटिन, अल्फ़ा केराटिन हमें मिलते हैं। और केराटिन से क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं, केराटिन से हमारे स्किन बनी हुई है, हेयर है, नेल्स हैं, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है कि थ्री डी शेप ले लेती है प्रोटीन। और इसमें आपको एग्जांपल आ जाएगी मायोग्लोबिन, जो कि मसल में मिलती है और मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करती है। उसके लास्ट है क्वाटरनरी, हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि आपके पास अमाइनो एसिड की चेन, उसके बाद दूसरी पॉलीपेप्टाइड आ जाए, तीसरी मतलब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं आपस में कंबाइन हो तो बना लेंगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में होता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब यहाँ पर आपको देख लेते हैं क्या है कि विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन दी हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में कौन सा मिलेगा हमें, तो एंजाइम्स में हमें मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरऑल भी हमने देख लिया और एंजाइम से हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। तो ये वाली चीज़ आपके पास ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हमने एमसीक्यू देखे काफ़ी, और आपको आइडिया होगा कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब अगले चैप्टर्स को भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।